दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह वीडियो अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, दरअसल रेलवे में खास करके साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, प्लस अन्य सब्जेक्टों से भी आएंगे। साइंस से ज़्यादा आएंगे और साथ में करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर का वीडियो एक दिवस से संबंधित कल अपलोड हुआ था इसी चैनल पर। आज एनटीपीसी के लिए खासकर और अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो साइंस के कुछ क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक बार अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पेपर में मिल सकते हैं। और एनटीपीसी के अलावा अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो ध्यान से देख लीजिए इसको। और यहाँ से जो आपको ज़रूरत लगे, ज़रूरी लगे, उसको आप अलग से नोट भी कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। लगभग 150 क्वेश्चन हैं, तो कोशिश करिएगा एक बार अच्छे से पूरा देख लें, ताकि जो साइंस से क्वेश्चन आए अगर पेपर में तो गड़बड़ ना हो। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कुछ आपको डिटेल भी बताएंगे, वो डिटेल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो डिटेल भी आप ध्यान से सुनेंगे तो सब दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। हमारे बॉडी में लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, रेड ब्लड सेल, एंड वाइट वाइट ब्लड सेल, मतलब सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। दो रक्त कणिकाएँ होती हैं, और प्लाज्मा भी होता है, आप जानते होंगे। तो ये कह रहा है कि शरीर में जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनका मुख्य कार्य होता है बीमारियों से बचाना। दरअसल ये जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है ये 3 से 4 दिन का होता है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। और जबकि लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, रेड ब्लड सेल, इनका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा दिन तक रहती हैं। तो हमारे शरीर में कहीं भी कटता है तो आप देखते हो लाल खून ही बाहर आता है। लेकिन ये जो शरीर की रक्षा करती हैं वो हैं वाइट ब्लड सेल। दरअसल ये वाइट ब्लड सेल जो होती हैं ये एंटीबॉडी बनाती हैं, और एंटीबॉडी जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं। एंटीबॉडी ही हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अब जैसे हमारे बॉडी में घाव होता है, वैसे ही उसके इलाज के लिए एंटीबॉडी बनाना इन सफ़ेद रक्त कणिकाओं का काम होता है। तो वैसे ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि लाल रुधिर कणिकाएँ उस पर आकर जमकर प्लाज्मा बनाती, थक्का बनाती हैं, लेकिन उस पर जो जीवाणु अटैक करते हैं, जो कीटाणु, जो सड़न पैदा होने वाले जीवाणु उस पर अटैक करते हैं, उन सब से बचाने का काम वाइट ब्लड सेल का होता है। तो हमारे शरीर में कुछ भी बीमारी हो, कोई वायरस प्रवेश कर जाए, तो उन सब से लड़ने का काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल करते हैं, याद रखना। और एक चीज़ बता दें कि ये जो लाल रुधिर कणिकाएँ और जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ हैं, ये दोनों ही हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में बनते हैं। अस्थिमज्जा कहाँ होती है? हड्डियों के अंदर जो मांस होता है, आप हड्डियाँ देखे होंगे, हड्डियाँ खोखली होती है। एक मिनट आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हड्डी है, एक मिनट, ऐसे देखो आप, हड्डियों का संरचना ऐसे देखते होंगे आप। तो ये जो खोखली संरचना होती है, जिसके अंदर मांस भरा होता है, उन्हीं मांसों में बनता है लाल रुधिर कणिकाएँ और वाइट मतलब सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ, दोनों वहीं बनती हैं। तो ये याद रखिएगा। इनका जीवन काल भी आप याद रखेंगे। जीवन काल जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं का 90 से 120 दिन होता है, और वाइट ब्लड सेल जो होती हैं उनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वाइट ब्लड सेल बहुत महत्वपूर्ण है, इनको शरीर का पुलिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में। तुम्हारी बॉडी का पुलिस है ये, पुलिस काम रक्षा करने का काम करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर है 2। जो हृदय में चैम्बर होते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे मनुष्य का जो हृदय होता है, ऐसे होता है, ये तो इसमें चैम्बर ऐसे देखो, इसको 2 भागों में बांटेंगे, ऐसे ऐसे। तो दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। तो ये जो हमारा हृदय, मतलब ये मनुष्यों का हृदय है, इसमें 4 है, 1 2 3 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। इसी तरह जो मछली का हृदय होता है उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, एक ये, एक 2। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, और मनुष्यों के हृदय में 4 होते हैं। लेकिन अगर आप उभयचर ले लेंगे, मेढक, तो मेढक के हृदय में
3 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। उनका 3 होता है, पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ मछली का पूछा गया था तो मछली का 2 होता है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। जनरल चीज़ें हैं, एक बार सुन लेंगे तो पेपर में अगर आएगा तो गड़बड़ नहीं होगा, प्लस और भी नॉलेज मजबूत हो जाएगी। तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय मतलब खराब चीज़ों को अलग करने का काम कौन सा अंग करता है, तो ये करता है वृक्क। जो वृक्क है, जो किडनी होती है, ये आपके शरीर में, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये बॉडी है, यहाँ से पैर अलग होते हैं, यहाँ हाथ है, तो किडनी आपको यहाँ मिल जाएगी कमर के पास। 2 किडनी होती है, हर मनुष्य को 2 किडनी होती है। अगर एक किडनी खराब भी हो जाए तो एक किडनी से वो ज़िंदगी जी सकता है, तो 2 किडनी होती है। अब क्या होता है, हमारे शरीर में जो खून होता है लगभग 6 से 7 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर खून होता है, आप जानते हो, जो कि पूरे बॉडी के वजन का लगभग 6 से 7% होता है। अब दरअसल 6 से 7 लीटर होता है तब जब 100 kg का आदमी होता है, तो उसी बॉडी के 6 से 7% पे आ जाता है खून, उससे कम भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है, ये जो ब्लड है हमारा, ब्लड इसी किडनी में आकर, ये किडनी वास्तव में ऐसी होती है, 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। ये किडनी का आकार ऐसे होता है, सेम के बीज की तरह ऐसे होता है। तो ये इसमें रक्त नलिकाएं आकर जुड़ती हैं, इसमें जुड़ती हैं, और ये क्या होता है, ब्लड इसी में बोमन सैम्पुट पाया जाता है। वो क्या करता है, खून को छानता है। तो खून को जब छानता है तो खून में जो अशुद्धि होती है उसको बाहर निकालकर नीचे यहाँ पर मूत्रालय की थैली होती है, इस थैली में डाल देता है। उसके बाद मतलब वही जो आप टॉयलेट निकालते हो वो यहीं से छनकर बाहर आता है। तो इसके बाद ये बाहर चला जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अगर इसको ज़बरदस्ती रोकेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो अब क्या होता है कि जब कभी ये किडनी खराब होती है तो क्या होता है कि ये जो ब्लड में, अब जैसे मूत्र में कितनी गंदगी होती है, तो ये सारी गंदगी ब्लड में फैली रहेगी, तो ब्लड में सड़न होने लगता है, तो बॉडी बीमारियों का घर हो जाता है। और ऐसी दशा में 1-2 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। इसलिए एक किडनी कितना महत्वपूर्ण काम शरीर में करती है, इसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम डायलिसिस पे जाते हैं। डायलिसिस पे लोग तब जाते हैं जब उनकी किडनी खराब हो जाती है, तो वे डायलिसिस पे जाते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, एक बाहरी कृत्रिम किडनी मशीन के द्वारा किडनी वाला ही काम किया जाता है, ब्लड को छाना जाता है। तो लगभग 14-15 हज़ार आता है 1 हफ्ते के खर्चे का। 1 हफ्ते में मतलब हर 14-15 दिन पे आपको ये करवाना पड़ता है डायलिसिस, और एक बार में लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा पड़ता है। तो सोचो पूरी ज़िंदगी कितना खर्चा पड़ जाएगा। और यहाँ पर ये काम हमारा जो किडनी है ये हमेशा करती है, और किडनी ही हमारी बॉडी को स्वच्छ रखती है। और अगर बॉडी साफ़ रहेगी तो ये भी कुछ दिन रहेगी, नहीं तो किडनी ख़राब होने पर बचना मुश्किल हो जाता है। और किडनी की खराबी की वजह से जब हमें कहीं शिफ्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं डायलिसिस, आप इसको भी याद रखेंगे, डायलिसिस बोला जाता है। तो ये किडनी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। क्या करती है, ब्रिक, किडनी को ब्रिक ही बोलते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य है वो कौन सा अंग करता है, तो वो करता है ब्रिक या फिर किडनी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। किडनी, 2 किडनी होती है एक मनुष्य में, और एक किडनी का भार लगभग 140 ग्राम होता है, ये भी आप याद रखेंगे। 140 से 50 ग्राम होता है, इसको भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या काम करता है, रक्त की अशुद्धियों को निकाल कर रक्त को साफ करता है, उस यही यूरिया भी अलग करता है। तो इम्पॉर्टेंट है, कई चीज़ें बताएं आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 40 वर्ष पूर्व हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। मतलब अभी इसके 40 वर्ष पूरा हुए हैं, हालांकि और भी पूरा हो गया है। अप्सरा क्या है, केवल ये जानिए आप, अप्सरा क्या है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब जहाँ परमाणु से ऊर्जा बनाई जाती है। जैसे हम लोग सोलर प्लेट से ऊर्जा बनाते हैं, सौर ऊर्जा बोला जाता है। बांध बनाकर बिजली और पानी से ऊर्जा बनाते हैं, उसे पनबिजली ऊर्जा बोलते हैं। और वायु से पवनचक्कियाँ चलाकर हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, उसे पवनचक्की ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे ही यूरेनियम विखंडन द्वारा न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा जो बनाते हैं उसे न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा किया जाता है। तो हमारी एक अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। डायनमो क्या कार्य करता है। डायनमो का कार्य क्या है, ये है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में का उत्पादन। दरअसल डायनमो एक मशीन होती है, वो जब घूमती है तो वो विद्युत उत्पन्न करती है। जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर एक प्रकार का डायनमो है।
वो जब घूमता है तो विद्युत बनाता है। जितना तेज घूमेगा उतना ज़्यादा विद्युत बनेगा। अब जनरेटर देखते होंगे शादी विवाह में जो चलता है, जितना तेज चलता है लाइट उतना ज़्यादा होती है। जैसे वो बंद होने लगता है, स्लो होने लगता है, वैसे लाइट कमज़ोर होने लगती है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है कि जैसे हमने उसको घुमाने का काम किया है, तो हम जनरेटर को घुमाते हैं। घुमाते कैसे हैं, उसमें इंजन लगा रहता है, इंजन जो है घुमाने का काम करता है। तब जाकर अंदर जो जनरेटर है, जो अंदर जनरेटर है वो घूमता है, और उसी में डायनेमो है। डायनेमो घूमता है, तो डायनेमो घूमेगा तो विद्युत बनाएगा। तो डायनेमो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, मतलब घूमने वाली ऊर्जा है, घूमने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे, और जो बनेगा वो विद्युत ऊर्जा बोला जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका नाम है रेडियम। पिच ब्लेंडी एक अयस्क के रूप में मिला था, उससे ही रेडियम मैडम क्यूरी ने अलग किया था। याद रखिएगा, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अगर इसको आप धूप में रख कर, या फिर धूप नहीं, इसको आप अंधेरे में रखोगे तो इससे कुछ किरणें, मतलब इससे किरणें निकलती हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जिनसे हमेशा कुछ न कुछ तत्व किरणें निकलती हैं। वो किरणें होती हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो रेडियो एक्टिव किरणें वो होती हैं जिनसे अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं। दरअसल रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो भारी धातुएं होती हैं। भारी धातुएं अपने आप को हल्का बनाने का प्रयास करती हैं। तो इसके लिए वो क्या करती हैं, अपने अंदर से कुछ किरणें निकालते हैं ताकि वो हल्का हो सके। तो वो जो किरणें निकलती हैं वो है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो ये रेडियम से निकलता रहता है। रेडियम एक भारी तत्व है और इसे पिच ब्लेंडी से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और ये रेडियो एक्टिव तत्व है, ये भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अगला है गिरगिट। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो जो गिरगिट की त्वचा है, इसमें रंग बदलने का कारण क्या है? उत्तर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य हैं, कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो मेलेनोफोर कोशिकाएं होती हैं, ये रंग बदलने का काम करती हैं। गिरगिट में होते हैं, मेढक में भी रंग बदलने की क्षमता होती है, लेकिन गिरगिट जितना नहीं होता। मेलेनोफोर मेढक में भी मिलते हैं और गिरगिट में भी मिलते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें जो रंग बदलने में सक्षम होंगी उनमें मेलेनोफोर मिलेगा। तो ये कोशिकाएं होती हैं, ये गिरगिट में पाई जाती हैं। आप गिरगिट को देखेंगे, आप छिपकली में देखेंगे, उनमें भी थोड़ा बहुत मिलती हैं। तो आप देखोगे गिरगिट अगर हरी वनस्पतियों में रहता है तो उसकी त्वचा धीरे धीरे हरी हो जाती है। काले क्षेत्रों में रहता है तो वहाँ, अगर ऊसर क्षेत्र में रहता है तो वहाँ उसकी त्वचा भूरी हो जाती है। तो ऐसे आप छिपकलियाँ भी देखोगे तो कहीं गोरी छिपकलियाँ, कहीं काली छिपकलियाँ आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर नाम याद रखिए, ये आपको याद रखना है। मेलेनोफोर की वजह से गिरगिट जो है रंग बदल सकता है। चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज किससे मिलता है? ये है, मिलता है पौधों से। पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज, प्रकृति में पौधे बहुत हैं, बड़े पौधे, छोटे पौधे, शैवाल्स, तो बहुत भारी मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बन से बनने वाला यौगिक सबसे ज़्यादा कौन सा है? सेलुलोज, जो पौधों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलते हैं, जो जूट के थैले बनते हैं एक प्रकार का सेलुलोज ही है। अगला देखते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? उत्तर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। मतलब समझिएगा, दरअसल क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि वृक्षों की आयु कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो उसका आंसर होता है कि उनके वलयों की संख्या गिनकर। अब दरअसल जैसे मान लो ये कटा हुआ वृक्ष है, ऐसे देखो, ऐसे मान लो इसको यहाँ से काट लिया गया है, ये बड़ा वृक्ष था, यहीं से कट गया है, तो इसमें आप देखोगे तो गोल गोल घेरे मिलेंगे आपको, ऐसे पूरे वृक्ष में ये घेरे मिलेंगे आपको। अब ये घेरे, दरअसल बात ये होता है कि जो जहाँ पर मौसम बदलता रहता है, तो साल भर में जैसे मान लो हमारे यहाँ पहले गर्मी पड़ी, तो गर्मी पे यहाँ पर जो
त्वचा, इसकी जो त्वचा होगी गर्मी से रक्षा के लिए बनी होगी, उसके बाद बरसात से रक्षा के लिए बनी होगी, उसके बाद शीत मतलब कि ठंडी की रक्षा के लिए त्वचा बनी होगी। तो फिर अगले साल फिर इसी क्रम में त्वचा बनी होगी, फिर अगले साल फिर इसी क्रम में त्वचा बनी होगी। तो जब वैज्ञानिक लोग इसके आय निकालने के लिए गणना करते हैं तो इस पर देखते हैं कि कितने वलय बने हैं। तो हर साल एक नया वलय बनता है पेड़ की त्वचा की रक्षा के लिए। तो ये गिन लेते हैं कितने वलय बने हैं। उसके बाद वहाँ पर वलय, जैसे हमारे यहाँ 3 मौसम है, ठंडी, गर्मी, बरसात। तो 3 जैसे मान लो कि 300 वलय बना है, तो 300 में 3 से भाग दे देंगे तो पता चलेगा कि 3 वलय एक साल में बनते हैं। हर वो सीजन में अलग वलय बनेगा। तो एक साल में 3 वलय बने हैं। तो अगर इस पर 300 वलय मिले हुए हैं, वलय मतलब घेरा, लकड़ी का घेरा, ऐसे गोल गोल घेरा बन जाता है। पुराने वृक्षों में आप देखोगे जैसे बना हुआ मिलेगा। तो 3 से भाग देंगे तो पता चलेगा 100 साल पूरा, मतलब इस वृक्ष की आयु कितनी है, 100 वर्ष है। तो ये वलयों की संख्या गिनकर निकाला जाता है। तो यहाँ कह रहा है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते, क्योंकि वहाँ की जलवायु अस्पष्ट भिन्नता नहीं है। हम समुद्र के क्षेत्र में जो जलवायु होती है उसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, अलगाव नहीं होता। और हमारे यहाँ ठंडी समुद्री क्षेत्र में हमेशा मौसम आर्द्र ही रहता है, तो अलग से वलय बन ही नहीं पाते, पता ही नहीं चलता कब वलय बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी के लिए अलग वलय बन जाएगा, घेरा बन जाएगा, वलय मीन्स घेरा। गर्मी के लिए अलग से बन जाएगा, बरसात के लिए अलग से बन जाएगा। तो 3 वलय बन जाएंगे। तो हर साल ऐसे 3 बनेंगे। तो 3 से भाग देकर निकाल लेते हैं। या हम जो समझाना चाह रहे थे, आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला देखते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जो वृद्धावस्था, बूढ़े लोगों की वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा से होता है, तो ये होता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो मतलब जीर्ण, जीर्ण मतलब जो पुराना हो गया हो। तो अब वृद्धावस्था, वृद्ध मतलब पुराने ही लोग होते हैं। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत ही हम वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है डोलोमाइट किसका अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का। ये जो डोलोमाइट है ये कैल्शियम का अयस्क है। ठीक, कैल्शियम मतलब डोलोमाइट से कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। जैसे आप पढ़ते होंगे बॉक्साइट, आप बॉक्साइट सुने होंगे। तो बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है एल्युमिनियम। तो अब क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम, तो क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। मतलब जो ज़मीन से निकाला जाता है वो बॉक्साइट होता है, उसको शुद्ध करके उसमें से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। वैसे ही जो ज़मीन से खोद के निकालेंगे वो डोलोमाइट होता है, उसमें शुद्ध करके कैल्शियम अलग किया जाता है। तो जब कोई चीज़ किसी से प्राप्त किया जाता है, तो जिससे वो प्राप्त किया जाता है उसको अयस्क बोलते हैं, और जो प्राप्त होता है वो तो नाम जानते हैं आप। यहाँ पूछा है डोलोमाइट किसका अयस्क है, मतलब डोलोमाइट में से कौन प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, शरीर में कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है हड्डियों की मजबूती के लिए, दांतों की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैल्शियम। चलिए, इसीलिए कैल्शियम गोलियां भी दिए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को, ताकि उनकी हड्डियां और उनके बच्चों की हड्डियां मजबूत रहें। अगला देखते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ विटामिन सी पाया जाता है। हालांकि नाम नहीं लिखा गया तो आप जानते रहिए, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसकी कमी से भी स्कर्वी रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। दरअसल विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई और के इतने हैं, जिसमें से बी सी विटामिन जो है ये जो हैं जल में घुलनशील हैं। बाकी अन्य विटामिन जल में घुलनशील नहीं हैं। तो याद रखिएगा, तो जो जल में घुलनशील हैं वो जल में घुलने पर अपने क्षमता खो देते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर विटामिन जो सी है खट्टे फलों में मिलता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है, इसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। जिस 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 यंत्र से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं कि कितनी तेज ध्वनि है, कितनी स्लो है, तो ये इसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं,
दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, मतलब दूध किसकी वजह से खट्टा हो जाता है? उत्तर है जीवाणु। अब कौन से जीवाणु हैं? वो जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से ही दूध खट्टा हो जाता है। दूसरी चीज, दूध पीला किसकी वजह से होता है? बोलते हैं उसको कैरोटीन। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट जितना हम बता रहे हैं सब पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। दूध पीला होता है कैरोटीन की वजह से। दूध में सफ़ेदी भी होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो होता है केसीन। केसीन प्रोटीन की वजह से दूध सफ़ेद होता है, कैरोटीन प्रोटीन की वजह से दूध हल्का पीला होता है। आप देखते होंगे घी भी हल्का पीला दिखता है, दूध की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, जो दही बन जाता है। अगला है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? वो भी जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो वो है बैगनी। जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होगा वो सर्वाधिक विचलित होगा। दरअसल ये जैसे प्रिज्म है, सूर्य से रोशनी जब यहाँ से आती है, इसमें टकराती है, तो इसका जो रंग है 7 भागों में बट जाता है। ठीक, 2 2 4 2 6 1 7। तो सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे होता है बैगनी। तो जो सबसे ज़्यादा विचलित होकर नीचे आया है, सबसे ज़्यादा जिसमें बदलाव हुआ है, वो है बैगनी। जो सबसे कम विचलित हुआ है लाल। जो ज़्यादा विचलित होता है वो ज़्यादा फैलता है, जो कम विचलित होता है वो कम फैलता है। तो लाल रंग कम फैलता है, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि जो सर्वाधिक विचलित होता है बैगनी होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है वो कम विचलित होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो ज़्यादा विचलित होता है। ये भी याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो कम विचलित होता है वो ज़्यादा दूरी तय करता है, जो ज़्यादा विचलित होता है वो कम दूरी तय करता है। दरअसल आप देखे होंगे कि गाड़ियों के जो खतरा वाले जो लाइट्स होती हैं वो लाल होती हैं, क्योंकि लाल रंग दूर से दिखता है, बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि वो फैलता नहीं है, बहुत दूर तक निकल जाता है। इसलिए लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। लाल रंग कम विचलित होता है, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। तीसरी बात, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश 7 रंगों में बंटता है, ये भी याद रखेंगे। अगली बात, ये 7 रंग हैं बैनी आ पीना ला। इस सूत्र से आप याद रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र, बैनी आ ह पी ना ला। देखो 1 2 3 4 5 6 7। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इसको बोलते हैं विग्वियोर, अंग्रेजी भी है विग्वियोर। तो हिंदी याद रखो, बैनी आ पीना ला 7 रंग में बंटता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक क्या होता है? मतलब फ्रिज में आप देखते हो, फ्रिज में कोई चीज़ होती है तो उसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये जो ठंडा करने का गुण होता है ये क्या है? कौन सी गैस की वजह से होता है? फ्रीऑन गैस की वजह से है, याद रखेंगे। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीऑन होता है, आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला देखते हैं। अगला है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी बताए थे आपको। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस अम्ल की वजह से दूध खट्टा होता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दूध से दही बनाया जाता है। अगला देखते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? अभी ऊपर बताए थे, फिर से देख लीजिए। किडनी। जब किडनी कार्य नहीं करता है तो किडनी का कार्य बाहर से करवाया जाता है मशीनों द्वारा। किडनी का काम क्या होता है? खून को साफ करना। अगर किडनी खराब हो गई, नहीं कर रही है, तो उसे बाहर से कराया जाता है, तो उसे बोलते हैं डायलिसिस। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? इसका उत्तर है प्रमस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बड़ा है, उसमें सबसे बड़ा जो होता है वो है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। जैसे ही आप राइफल चलाते हो तो आप जानते हो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम,
कि अगर जैसे मान लो ये राइफ़ल है, 1 मिनट, ये राइफ़ल है, अगर इससे गोली निकलेगी तो गोली इससे निकलेगी तो ये तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो इसको झटका देगी, इसको झटका लगता है। तो ये जो झटका लगता है ये क्रिया के बदले प्रतिक्रिया है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है। लेकिन किसके संरक्षण पद है, तो ये रेखी, क्योंकि एक रेखा में जाएगी, सीधी रेखा में जाएगी गोली, तो रेखी संवेग संरक्षण का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम, याद रखिएगा। दूसरा नियम है संवेग का नियम, और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीनों नियम आप याद रखेंगे, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है जीन कोडिंग के लिए, जीन एडिटिंग के लिए। दरअसल हमारे शरीर में जो डीएनए पाया जाता है, 1 मिनट, ये जो संरचना होती है इसमें ऐसे जो भाग होते हैं इन्हीं पे जीन होते हैं। अब ये जीन क्या करते हैं, दरअसल अभी समझो, पहले ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक क्रोमेटिन की धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इसको निकालेंगे तो इसी पे मिलेगा डीएनए। यही टूटता है 23 भागों में, बनता है गुणसूत्र, गुणसूत्रों पर होते हैं डीएनए। ये जो क्रोमेटिन जैसी धागे जैसी संरचना जो केंद्रक में मिलती है, यही 23 भागों में टूटता है। तो मनुष्यों के अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 गुणसूत्र बनते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र बनते हैं, जो कि 46 गुणसूत्र होते हैं। उन्हीं में से 23वां जोड़ा, और हर गुणसूत्र पर पाए जाते हैं डीएनए। अब डीएनए में ये संरचनाएं होती हैं, ये संरचनाएं अनुवांशिक लक्षण होते हैं, कि अगर पिता में ये लक्षण है तो बच्चे में ये लक्षण जाएंगे, या फिर पिता में कोई दोष है तो बच्चे में दोष जाएंगे। तो डीएनए की कोडिंग करके उन दोषों को हटाना, नए गुण डालना ही डीएनए कोडिंग कहलाता है। तो यह प्रक्रिया किसने शुरू किया था, तो भारतीय डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अगला देखते हैं। अगला है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। दरअसल अगर किसी भी गैस का जो वर्ग माध्य मूल वेग अगर पलायन वेग से अधिक होगा तो वो वहाँ से पलायित कर जाएगी। पलायित कर जाएगी मतलब वहाँ रुकेगी ही नहीं। पृथ्वी पर भी पलायन वेग है, लेकिन वो इतना ज़्यादा है कि उतने वेग में कोई आ नहीं पाता, नहीं तो हम लोग भी पृथ्वी से बाहर निकल जाए। जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के लिए आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से भागना पड़ेगा, ऊपर भागना पड़ेगा। अगर इतने वेग से आप ऊपर जाओगे ना, तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाओगे और पृथ्वी पर वापस नहीं आओगे, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है वो सभी को खींचती है। तो चंद्रमा में ये जो पलायन वेग है बहुत कम है, इसलिए सभी चीज़ें वहाँ से निकल जाती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर कोई गैस खींच के रुक नहीं पाती, इसलिए वहाँ से वो निकल जाती है। याद रखिए, एक चीज़ यहाँ पर बता दें जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो ये कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, ये याद रखेंगे। दूसरा जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। तीसरा, चंद्रमा का केवल 59% 58 से 59% भाग ही हम देखते हैं, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा, आपको बताए थे चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। अब ये बात आती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो ये ध्रुवों पर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सब जनरल चीज़ें आप पढ़ के आए होंगे हाई स्कूल में। चलिए अगला देखते हैं, आगे है किस एक कोश की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब कि खाने में भी उपयोग कर सकते हैं, वहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए भी कर सकते हैं, तो वो है क्लोरेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। दरअसल जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं वहाँ पर शैवाल आप खा भी सकते हो, सब्जी बनाकर शैवाल खाने के काम में आ जाता है क्लोरेला। दूसरा, अंतरिक्ष यान में क्लोरेला शैवाल उगता है, तो वहाँ पर जो लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर कर देगा।
तो फिर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि जो अंतरिक्ष यान होता है कैप्सूल जैसा होता है। अंतरिक्ष यान को कैप्सूल बोलते हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उसे कैप्सूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैप्सूल है, अब इसमें अंतरिक्ष यात्री घूम टहल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन भरी होगी, तो इसमें ये जगह जगह पर क्लोरेला नामक शैवाल उगाए रहते हैं, ले जाते हैं। दो काम इनसे होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जाएंगे तुरंत तो आएंगे नहीं, 2-4 दिन में, महीने तक रहते हैं, सालों रहते हैं। तो क्या होगा, ये इस शैवाल से भोजन बना के खा सकते हैं। दूसरा काम, ये शैवाल यहाँ उगा है, जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो ये शैवाल क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बना लेंगे और फिर ऑक्सीजन वापस छोड़ देंगे। तो 2 काम हो जाता है, एक ऑक्सीजन इनको मिल जाता है, दूसरा इनका भोजन भी हो जाता है। तो ये शैवाल ले जाते हैं, क्लोरेला शैवाल होता है, अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये है आइसोप्रेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखें, खासकर एसएससी में और रेलवे में बहुत पूछा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रेन का है, याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं, द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। याद रखिएगा, द्रव्य की शुरू में जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं थी, ठोस, अभी जो हम बता रहे हैं ध्यान सुनो, ठोस, द्रव, गैस। बाद में एक अवस्था और खोजी गई, वो थी प्लाज्मा। वर्तमान में एक अवस्था है, उसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन नाम के एक अवस्था और खोजी गई। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए द्रव की कितनी अवस्थाएं हैं, द्रव्य की, तो है 5 अवस्थाएं। ठीक, अगर ऑप्शन में 5 नहीं होगा तब आप 3 लगाओगे, नहीं तो 5 है। ठीक, बोस आइंस्टीन एक है, ठोस द्रव गैस 3 हुए और एक प्लाज्मा, 4 अवस्थाएं ये, और एक बोस आइंस्टीन 5। अगला, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो वो की जाती है तप्त तार अमीटर के द्वारा, हॉट वायर अमीटर गर्म तार के अमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अमीटर से ही विद्युत की भी माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो वो है ध्रुवण, पोलराइजेशन। दरअसल प्रकाश किरणों का जो ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन, इससे उनके अनुप्रस्थ होने का गुण मिलता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं जो माध्यम के लंबवत गति करती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे, तो जैसे मान लीजिए ये तरंग यहाँ से चलकर यहाँ जा रही, लेकिन अपने माध्यम के लंबवत ऐसे चल के गति कर रही है, ये अनुप्रस्थ तरंग हुई। अनुदैर्घ्य तरंगे वो होती हैं जिधर चल रही उधर ही गति करती रहती हैं, ऐसे 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 ऐसे। जैसे आप खींची हुई स्प्रिंग को आप खींच लो, खींच के छोड़ दो, 1 मिनट, आप यहाँ पर एक खूंटी में एक स्प्रिंग लगाओ, ऐसे इसको खींच के आप छोड़ोगे तो ये ऐसे 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 गति करेगी, मतलब आगे पीछे। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वो माध्यम के चलने की दिशा में गति करती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत गति करती थी। पूछा है कि प्रकाश के किस गुण के कारण उसे अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में माना गया है? तो वो है ध्रुवण का जो गुण होता है उसमें दिखता है कि प्रकाश की जो तरंगे होती है लंबवत चल रही हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एक वृत्ताकार वलय। दरअसल वहाँ पीछे एक चीज़ बताना आपको भूल गए थे, 1 मिनट। जो अनुप्रस्थ होता है, क्वेश्चन आता है कौन सी तरंगे लंबवत चलती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे लंबवत चलती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे समांतर चलती हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे जैसे आप रस्सी बांध लो खूंटी में, ऐसे ऐसे करो, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे है। जैसे आप तालाब में पत्थर मारो, 1 मिनट, तालाब में पत्थर मारो तो तालाब में भी ऐसे ऐसे तरंग उठती हैं, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चलिए अगला देखते हैं, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? तो होगा उसके वृत्त के केंद्र पर, गुरुत्व केंद्र होगा। सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान, 1 मिनट, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनुष्य के खून का पीएच मान 7.4 होता है, जबकि मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6.4 से 7 तक होता है। वो डिपेंड करता है कि आप खान पान में क्या ले रहे हो, ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन 6.4 ही माना गया है, याद रखेंगे।
जबकि खून का पीएच मान 7.4 है। एक चीज़ और बता दें, ये जो लिटमस पेपर से बनाया जाता है, ये जो लिटमस पेपर होता है, ये एक यहाँ 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसके पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जो है उदासीन है। यहाँ पर ना कोई अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसके पहले अगर लेंगे तो अम्लीय रहेगा, इसके बाद का लेंगे क्षारीय रहेगा। अब ब्लड इसके बाद में आता है 7.4, तो मतलब इसके बाद में है, तो वो ब्लड कैसे में आएगा, क्षारीय में आएगा। इसको याद रखिएगा। नींबू किस में आएगा, नींबू का पीएच मान 2.4 या 5 होता है, तो नींबू अम्लीय में आएगा। शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब भी अम्लीय में आता है, 2.2 उसका पीएच मान होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय रहेगा, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा रहेगा क्षारीय रहेगा, जिसका पीएच मान 7 रहेगा ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय, मतलब उदासीन रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये किस पे चेक करते हैं, लिटमस पेपर पर। लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट आगे देखते हैं। आगे है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है, हीरा कार्बन है। कार्बन का अपरूप है हीरा। कार्बन का ही रूप है, वो बदलकर ताप और दाब की वजह से बदलकर हीरा बन गया है। दरअसल कार्बन का रूप है कोयला, कार्बन का ही रूप है ग्रेफाइट, और कार्बन का ही रूप है हीरा। ये तीनों ही कार्बन से ही बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। तो जो हीरा है ये कार्बन है वास्तव में, याद रखिएगा। काजल क्या है, कार्बन है। काजल आप देखते होंगे जो आंख में लगाया जाता है वो भी कार्बन होता है। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्रह। ग्रह गति का सिद्धांत, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये है केपलर। ग्रहों की गति का नियम किसने बताया था, केपलर। केपलर ने ये बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सभी ग्रह इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं दीर्घ वृत्ताकार आकार में चक्कर लगाते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, जोहान्स केपलर ने, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम में संलयन होता है, मतलब जुड़ते हैं नाभिक, और परमाणु बम में विखंडित होते हैं। तो अगर पूछा जाए परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन ज़्यादा खतरनाक है, तो हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक है। क्वेश्चन आ जाए कि किस देश के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है। सर ऑटो हान ने इसकी खोज की थी, इसको बनाया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत खतरनाक बम होता है ये। एक हाइड्रोजन बम माना जाता है कि लगभग 1000 परमाणु बम के बराबर होता है। अगला देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो ये रदरफोर्ड। ये बहुत सरल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ईटा पर नाचे, आप सुने होंगे। इस इलेक्ट्रॉन टी से थॉमसन जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड ने किया, और न से न्यूट्रॉन, च से नाचे था, नाचे, च से चैडविक ने इसकी खोज की थी। ईटा पर नाचे से आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था। इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रहेगा। अगला देखते हैं, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में मिलता है, तो वो है पानी। पानी जो है पृथ्वी पर तीन अवस्थाएं क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पानी ठोस में भी है बर्फ के रूप में, द्रव में भी है, और गैस के रूप में वायुमंडल में। अगला देखते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। हीरे देखो, कैरेट जो होता है हीरे के भार के मात्रक के रूप में होता है कैरेट, लेकिन यही कैरेट सोने में शुद्धता के मात्रक के रूप में होता है। तो जो 1 कैरेट होता है वो होता है 258 मिलीग्राम होता है लगभग। तो याद रखिएगा, 1 कैरेट बराबर इतना भार होता है। मिलीग्राम ग्राम बदलेंगे तो लगभग 25 ग्राम, ये मान चलिए। तो यहाँ पर दिया है हीरे का जो कैरेट होता है, इसका संबंध क्या, हीरे के भार का मात्रक है कैरेट। जैसे हम कोई चीज़ भार मापते हैं तो उसे ग्राम में लिखते हैं, तो हीरा जब मापा जाता है भार में उसे कैरेट बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक का। जिंक का लेप होता है लोहे पर, जिसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, जिंक का। यहाँ पर 2 बार हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं,
भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। दरअसल भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव के बारे में बताया था और इसी दिन 28 फरवरी को इसकी खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी बाद में मिला है भौतिक का। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये सीवी रमन का ही 1888 में पैदा हुए थे 7 नवंबर को। अगला, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये बहुत सरल है, आप पढ़े भी होंगे इसको। ये है ग्वाइटर रोग बोलते हैं, जिसे घेंघा बोलते हैं। गलगंड यहाँ लिखा हुआ है, तो घेंघा रोग को ग्वाइटर रोग बोलते हैं। आयोडीन की कमी से होता है, गले में सूजन आ जाती है, गला सूज जाता है, फूल जाता है, आप पढ़े होंगे। अगला, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी जस्ट पहले पढ़े थे, डायनमो का काम क्या होता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। विद्युत मोटर आपके घरों में लगा होगा, आप उसे विद्युत देते हो तो वो घूम कर काम करता है, तो जल बाहर आता है। तो जो काम होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं और जो विद्युत दिया जाता है वो विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। विद्युत मोटर काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप पहली बार सुनेंगे इसे। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? मतलब जिस क्वांटिटी में होती है, जिस क्वांटिटी में होता है, जिसमें ये काम होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वांटासोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। जो ये प्रकाश संश्लेषण होता है इसे बोलते हैं क्वांटासोम। जिस यूनिट में होता है, जैसे आप कोई सामान लेने जाओ तो ग्राम में लेते हो, कोई लंबाई नापते हो तो मीटर में नापते हो, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्वांटासोम में होता है, ये कहने मतलब। अगला देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस घनत्व का मतलब समझिए कि 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, सेंटीमीटर आप फिट्टे में देखे होंगे स्केल में, और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई डिब्बा ले लीजिए, उसमें आप मिट्टी भर दीजिए। अगर उसे तौलेंगे ना तो 5.5 ग्राम आएगा। ऐसे सूर्य का है वो 100 ग्राम है। सोचो, पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा, तभी तो सूर्य में द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर 5.5 याद रखेंगे आप। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि उत्तर पश्चिम क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इससे। चलिए अगला देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? मतलब पौधों से जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पौधों से जो जल बाहर निकल रहा है, वाष्पित हो रहा है, उसका निर्धारण किस यंत्र से करते हैं? तो वो है पोटोमीटर। ये आप याद रखेंगे, पोटोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है। अगला देखते हैं, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। ये है Pb3O4, जीरो नहीं है, O है। Pb3O4 रेड लेड, ट्राइप्लम्बिक टेट्राक्साइड, रेड लेड। अगला, मानव शरीर में विटामिन के का निर्धारण किस अंग के द्वारा होता है? वो है कोलन बैक्टीरिया। ये याद रखेंगे आप, कोलन बैक्टीरिया। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है कोलन में। कोलन में वो बैक्टीरिया के द्वारा। कोलन कहाँ है आपका? जो आपकी बड़ी आंत होती है उसी में कोलन मिलेगा आपको। 1 मिनट आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी है, 1 मिनट, ये तो यहाँ पर से ये छोटी आंत ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके ऊपर से ही बड़ी आंत ऐसे ऐसे आती है, तो उसी में मिलता है कोलन। आप याद रखेंगे आप। अगला है, डार्क एवेंजर क्या है? तो यह एक कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर कंप्यूटर वायरस है। अगला देखते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो वो है शैवाल का। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, बहुत बार पूछा गया है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है, मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस दिमाग को प्रभावित करता है, इसमें आदमी भूलने लगता है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो मेनिंजाइटिस रोग है, इसमें दिमाग प्रभावित होता है। आप ये याद जानते रहिएगा बस।
अगला है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति। दरअसल हमारे ब्लड में हिपेरिन होता है। हिपेरिन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में, एक मिनट, तो हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है। दरअसल हम आपको बताते हैं कि रक्त में स्थित प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजिन एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जब कटे हुए स्थान से रक्त बाहर आता है तो फाइब्रिनोजिन हवा एवं थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर एक जाली बना देता है जिसमें रक्त के कण फंस जाते हैं और वहाँ पर पपड़ी बन जाती है और ये ब्लड जम जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? अब बाहर आने पर तो जम जाता है खून, लेकिन शरीर में क्यों नहीं जमता? तो इसकी वजह यह है कि शरीर में न जमने की वजह हिपेरिन है। अगर शरीर में हिपेरिन नहीं होगा तो खून शरीर में भी जम जाएगा। तो शरीर के बाहर किसकी वजह से जमता है? तो वो है फाइब्रिनोजिन। दोनों नाम याद रखेंगे, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन की वजह से शरीर के बाहर जमता है। शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? हिपेरिन की वजह से। नहीं तो अगर हिपेरिन कम हुआ तो शरीर के अंदर भी जम जाएगा ब्लड और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। अगला देखते हैं, चाय बनाने के लिए, एक मिनट, चाय बनाने के लिए विद्युत केतली में पानी किस विधि से गर्म होता है? तो वो कनेक्शन के द्वारा। मतलब कि विद्युत केतली में जो ये है कनेक्शन, मतलब आप कह सकते हो संवहन धाराएं बनती हैं, इसके द्वारा गर्म होता है। अगला देखते हैं, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनके चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? गैरियाटिक्स। चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाटिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा आप। अगला, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है। शरीर में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। अगला देखते हैं, HTLV-2 नामक एक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? ये फैलता है एड्स रोग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप HIV ही जानते हो, इसको भी जानते रहिए। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये हमारे दिमाग में कान के पास पाई जाती है। ये पूरी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, इसका भार 10.6 ग्राम, मतलब 1 ग्राम भी पूरा नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखेंगे। मटर के दाने की जैसी इसकी आकृति होती है। अगला, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये भी आप याद रखेंगे। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में। इसको थोड़ा याद रखिएगा। आप ऐसे देखें, ये है आपका यकृत। अब यकृत में यही नीचे पित्ताशय होती है नाशपाती के आकार की। यकृत से पित्त निकलता है, आके पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और कभी ज़्यादा पित्त निकलता है तो शरीर में पीला रंग बढ़ जाता है, शरीर पीला हो जाता है, जिसे पीलिया कहते हैं। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने दिया था? S चंद्रशेखर ने दिया था। और जब चंद्रशेखर ने इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक मानने से मना कर दिए थे। हालांकि उनके जाने के बहुत दिनों बाद लोगों ने माना कि उस समय जो उन्होंने दिया था सिद्धांत सही था। दरअसल भारतीय लोग जब कुछ देते हैं, कोई नया सिद्धांत, तो दुनिया मानने से इनकार ही करती है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि भारतीयों के अंदर बहुत गुण हैं। फिर भी आज ब्लैक होल सिद्धांत चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ब्लैक होल क्या होता है थोड़ा जान लीजिए। जब इन्होंने सिद्धांत ये दिया था, यदि किसी, जैसे आसमान बहुत सारे तारे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज़्यादा हो, 1.44 गुना हो, उससे ज़्यादा हो, तो वो बुझेगा जिस दिन, मतलब एक तारे का जो जीवन काल है वो है 10 करोड़ वर्ष। तो उन्होंने कहा कि जब वो तारा बुझ जाएगा 10 करोड़ वर्ष बाद, जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो एक ऐसा क्षेत्र, मतलब बुझ कर एक ऐसा काला क्षेत्र बन जाएगा कि उसके आसपास जो भी आएगा सब उसी में समाहित हो जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये भी बताया कि उनके कहने का मतलब ये था, अगर इसके साथ इसके पास प्रकाश भी आया, जो आप प्रकाश में बैठ कर पढ़ते हो, ये जिसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उन्होंने कहा कि अगर इसके पास प्रकाश भी आया तो वो भी यहाँ से नहीं जा पाएगा, इतना खतरनाक ये छिद्र होगा। तो ये सिद्धांत दिया था कृष्ण छिद्र चंद्रशेखर ने। अगला,
साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, साइनोकोबालामिन। अगला देखते हैं, टेट्रा डुथाइल लैड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता था? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग, अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। आपको ये बताया गया होगा, अगर कहीं आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा अपस्फोटन एंटी नॉकिंग, मतलब नॉकिंग को मतलब जो इंजन आवाज़ करता है, तो आवाज़ को कम करने के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, एंटी नॉकिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाया जाएगा तो इंजन में आवाज़ कम होगी। तो इसके लिए पेट्रोल में मिलाया जाता था टेट्रा डुथाइल लैड, सीसा, पेट्रोल में सीसा मिलाते थे। तो इससे क्या होता था कि इंजन तब आवाज़ बहुत कम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो जब वो पेट्रोल जलता था तो वो सीसा वायुमंडल में तैरने लगता था, जिससे कैंसर फैलता था। इसलिए धीरे धीरे पेट्रोल में सीसा मिलाना बंद कर दिया गया। तो अभी आप जाओगे तो लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल, अक्सर पेट्रोल पंपों पे ये लिखा रहता है। तो क्या मिलाते थे? टेट्रा डुथाइल लैड, उसको अब बंद कर दिया गया है। क्यों मिलाते थे? ताकि इंजन आवाज़ ना करे। आगे देखते हैं, हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा चमकता क्यों है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्या है ये, थोड़ा समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना क्या होती है। जब कोई वस्तु किसी चीज़ में घुस जाए, जब प्रकाश, जैसे मान लो प्रकाश इसमें घुसी, यहाँ लड़ी, यहाँ लड़ी, यहाँ लड़ी, यहाँ लड़ी, ऐसे लड़ ही रही, बार बार बाहर नहीं निकल पा रही है। तो जब प्रकाश किसी क्षेत्र में घुस कर अगर निकल ना पाए तो क्या करेगा? उस क्षेत्र को चमकीला कर देगा। तो ऐसा जब होता है उस चीज़ को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब पूरी तरह से अंदर ही परावर्तन हो जा रहा है, प्रकाश बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसी घटना होती है हीरे में। हीरे में एक बार प्रकाश घुस जाए तो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए हीरा अंधेरे में भी चमकता रहता है, यही कारण है और कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं, अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, यहाँ लिखा मापी, मतलब अपेक्षित आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। हमारी आँख की रेटिना पर जो चित्र बनता है, जैसे मान लो ये हमारी आँख है, एक मिनट, ये मान लो ये रेटिना है, यहाँ पर जो चित्र बनेगा, एक मिनट, मान लो ये हमारी रेटिना है, इस पर जो चित्र बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे है, इतना बड़ा है, तो जस्ट इस पर पीछे यहाँ पर बनेगा, उल्टा बनेगा ऐसे, और उससे छोटा बनेगा। तो ये दिया है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। सेम यही काम कैमरे में भी होता है। हमारा जो कैमरा है वो भी हमारी आँख की तरह ही काम करता है, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है। हमारी आँख पर भी वस्तु चित्र छोटा बनता है, हमारा दिमाग उसे सीधा करके समझ लेता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोनास साल्क ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था यूएनओ ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन गैस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन गैस है। अगला देखते हैं, रिपीटेड है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है? क्वांटासोम, अभी पीछे बताए थे। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये त्वरण का है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, मात्रक भी पूछ लेते हैं। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन कमी से। अभी आपको बताया था, गाइटर मतलब घेघा रोग, शरीर में आयोडीन कमी से होता है। अगला देखते हैं, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये विषाणुओं का अध्ययन होता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यह है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला देखते हैं, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी पारे के बराबर होता है सामान्यतः। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर रंग का विचलन सबसे अधिक, मतलब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? भी पीछे बताए थे, बैगनी रंग का होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल बोला जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड या GS। सिंदूर का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, सिंदूर वाला। झूठा सोना किसे बोलते हैं? यह है प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड, अथवा आयरन पायराइड्स भी बोलते हैं, आयरन सल्फाइड भी बोलते हैं। इसे झूठा सोना कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। अगला,
पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम मिलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए उत्प्रेरक क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। एंजाइम ही होते हैं जो उत्प्रेरक काम करते हैं। उत्प्रेरक वे होते हैं जो कृषि क्रिया में भाग तो लेते नहीं लेकिन क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। अगला देखते हैं। इतना तो आप पढ़े ही होंगे। एस्ट्रोडी क्या है? ये है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। जिधर पृथ्वी घूम होती है उसी अक्ष में वो स्थित होता है, इसलिए वो हमेशा एक ही दिशा में दिखाई देता है। अगला देखते हैं। मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार संपंदन करता है? 72। सामान्यतः 72 है, 72 75 होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? रक्त दाब मापने में। जो रक्त दाब शरीर में मापा जाता है वो है स्फेग्नोमैनोमीटर। आप देखते होंगे डॉक्टर आते हैं और हाथ में यहाँ पर एक पट्टी लपेटते हैं और अलग से यहाँ पर एक पंप होता है, इसे बार बार प्रेस करते हैं तो ये कसता रहता है, तो इस रक्त दाब मापता है, तो वही है स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ये थे रक्त समूह की। जो ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, ये सब ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जल नीला नहीं होता, प्रकीर्णन की वजह से होता है। प्रोटीन किस जल का अगर रंग पूछा जाए आपसे तो किस रंग का होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल किस रंग का होता है। देखते हैं आपको कितना पता है। जल का रंग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल किस रंग का होता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान किस क्षेत्र से थी? तो वो थी मैडम क्यूरी। 1930 में भौतिक विज्ञान को उन्हें नोबेल मिला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी आपको इनके बारे में बताए थे, रेडियम की खोज की थी। अगला है। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी जहाज समुद्र में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है थोड़ा समझते हैं। इसका कारण है जहाज में डूबे हुए भाग हटाए गए जल के भार के सहारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए वो डूब जाती है। सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ आपको। जब कोई वस्तु पानी में आप डालोगे तो जब वो उसमें पड़ेगा तो अगर उसने अपने भार के बराबर पानी हटा दिया तो वो तैरता रहेगा, लेकिन अगर वो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाया तो वो डूब जाएगा। यह सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। तो ये उन्होंने बताई थी। हमने आपको क्या बताया? अगर कोई वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटा दे, पानी में से पानी बगल कर दे, तो वो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा, और अगर नहीं हटा पाए तो डूब जाएगा। यही तैरने का नियम होता है। अगला है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2 है, याद रखिएगा। अगला है। सूर्य के प्रकाश की सहायता शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण होता है। विटामिन ए का निर्माण सूर्य के प्रकाश से होता है। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। अगला है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ में रात में सुरक्षित उड़ती है? किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो ये है पराश्रव्य तरंगे। तरंगे एक होती हैं, एक श्रव्य होती हैं। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपश्रव्य जिन्हें हम नहीं सुन सकते, एक होती है श्रव्य जिन्हें हम सुन सकते हैं, एक होती है पराश्रव्य जिन्हें हम नहीं सुन सकते। तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे छोड़ती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है। HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? एड्स का। कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से एड्स होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। अगला है। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश का। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे देखते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभाव में वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं, किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का उपयोग होता है जीवाश्मों की आय पता करने के लिए। ये कि कौन, जैसे जमीन के अंदर से कोई हड्डी मिली तो पता करना हो कि कितना पुराना हड्डी है, तो ये कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति है, इसी से निर्धारित करते हैं। अगला है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी, अभी आपको ऊपर बताए थे। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधे, ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे, याद रखिएगा। अगर दो समांतर रखे हुए उनके बीच में कोण बराबर है, समांतर है, तो उनके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे। और अगर कोण झुका हुआ है 90 अंश 30 अंश, तो 360 बटे जितने अंश पे झुका होगा उससे भाग देंगे और -1 करेंगे, उतने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर दो समांतर दर्पणों के बीच रखी प्रतिबिंब संख्या अनंत बनती है। आप जब बाल कटाने जाते हैं नाई की दुकान पे तो वहाँ देखते होंगे दर्पण लगे होंगे, तो उसमें कुछ चित्र बनते हैं, लेकिन अगर समांतर रखे तो बहुत सारे चित्र बनेंगे। अगला, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब। जो दूसरा प्रतिबिंब दिखता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। आप कभी चेक नहीं किए होंगे, आप चेक करिएगा आप। तेल का जल के सतह पर फैल जाने का कारण क्या होता है? तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होने के कारण, इसलिए तेल फैल जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेंसिल का लेड, मतलब जो पेंसिल में लेड होता है किसका होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का प्रूफ है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण बल की वजह से तो हम सड़क पर चल लेते हैं, अगर घर्षण कम होगा तो हम फिसल जाएंगे। तो बर्फ में घर्षण कम होता है, केले के छिलके में घर्षण और कम होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियाँ जो पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती हैं, लंबाई बढ़ जाता है इसलिए वो सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री से कम ताप पर जल उबलता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। दरअसल जल का उबलना निर्भर करता है दाब पर। अगर आप धरातल पर हो तो जल 100 डिग्री पर उबलेगा, क्योंकि यहाँ पर हवा का दाब ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हवा का दाब कम होता जाएगा। जब दाब कम होता जाएगा तो पानी जल्दी उबल जाएगा, मतलब पानी कम ताप पर उबल जाएगा, तो भोजन नहीं पक पाएगा। जैसे मान लो आप यहाँ पर भोजन बनाते हो, यहाँ पर से यहाँ तक का हवा का दाब होगा, तो यहाँ पर जल 100 डिग्री पे उबलेगा, तो 100 डिग्री पर भोजन अच्छे से पक जाता है। लेकिन आप भोजन यहाँ पर ऊंचाई पे चले गए, यहाँ बना रहे हो, तो इतना दाब तो घट गया। अब इतने दाब में यहाँ दाब कम है तो पानी जल्दी उबल जाएगा। मान लो 60 डिग्री पे उबल गया, लेकिन भोजन तो 100 डिग्री पे पकना था, तो पानी जल्दी उबल जाएगा, इसलिए भोजन ठीक से नहीं पकेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, पीतल मिश्र धातु है, किसका है? जस्ता और तांबे का। जो पीतल जो है वो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। अगला देख लेते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम गैसों का दाब ज्ञात करते हैं, याद रखिएगा। आप देखते हो कि सिलेंडर में दाब ज्ञात किया जाता है तो मैनोमीटर होता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव है, याद रखिएगा इसको भी। अगला, एक दो बार आप ध्यान सुन लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत नहीं होंगे। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन किस में बदलता है? ये छोटे पेप्टाइड में बदल जाता है। अगला है, मनुष्य में दाद रोग कारक का कवक का नाम क्या है? मतलब जिस कवक की वजह से हमें दाद होता है, बॉडी में दाद होते हैं, चकते दरारें पड़ जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माइक्रोस्पोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप। माइक्रोस्पोरम याद रखेंगे आप, दाद के जो कवक है उसका नाम है ये। अगला, स्कर्वी रोग किस विटामिन के अभाव में? विटामिन सी, पहले बताए थे आपको। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। पोटेशियम अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो ये है KCl MgCl2 6H2O। अगला देखते हैं,
यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या होता है, सीसा मिलता है। जब तक यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है, जब यूरेनियम खत्म हो जाता है तो सीसा बचता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो यह है क्रोमियम, लोहा और निकेल। ये इंपॉर्टेंट है, आप तीनों याद रखेंगे। स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है क्रोमियम, लोहा और निकेल। अगला है वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी। शायद पीछे आपको बता दिया गया है। अगला दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, बैक्टीरियम लैक्टिसिसाइड। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु क्या है, बैक्टीरियम लैक्टिसिसाइड। लैक्टोबैसिलस आप ये भी जानते रहिएगा, बैक्टीरियम लैक्टिसिसाइड। अगला है मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो शर्करा की, शुगर की अधिकता हो जाती है, जिसे शुगर की बीमारी बोलते हैं। स्वचालित ब्रेक किस सिद्धांत पे काम, नियम के आधार पर काम करते हैं, तो पास्कल का नियम आधार से है, पास्कल के नियम पर काम करता है। अगला लास्ट है ये डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्लबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का सिद्धांत का प्रतिपादन कार्लबर्ग ने किया था। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ये आपके एनटीपीसी प्लस और भी जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आपसे वीडियो को से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।